Hello everyone, this is Vibha and welcome back to my channel. So today we'll be discussing about Introduction to Strategic Management. So this is chapter 1 of paper 7B, that is Strategic Management. So first part है that is paper 7A, EIS that is Enterprise Information Systems जो 50 marks का आता है और part 2 that is Strategic Management जो 50 marks का आता है. तो आज हम पहले चैप्टर से चालू करने वाले हैं, तो जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि आज हम बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. So let us start the chapter with a very famous quote by Michael Porter. That is, strategy is about making choices, trade-offs. It's about deliberately choosing to be different. तो आज हम बात करेंगे कि जो कंपनीज होती हैं उनके बहुत एम्बिशियस प्लान्स होते हैं. जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है बहुत सारे प्लान्स रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 साल में इतना कमा लेंगे, इतना ऊंचा कर लेंगे. बट ये सब तभी पॉसिबल होता है इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी सही तो एकदम सब सही. तो आइए बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी जो हम कब से बोलते जा रहे हैं ये होता क्या है. तो अभी जो मैं बताने वाली हूँ चैप्टर के स्टार्ट में, आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू and I'll advise all students to go through articles published by them. So according to this book, that is Profit from the Core, written by Chris Zook and James Allen, उन्होंने रिपोर्ट किया था that out of 1854 large corporations, उन्होंने एक सैंपल लिया था, उसमें से 7 out of 8 companies failed to achieve profitable growth. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 7 में से 8 कंपनीज, वो भी बड़े बड़े कंपनीज, लॉस मेकिंग है? That is, these companies were unable to deliver 5.5% annual real growth in revenues and earnings while earning their cost of capital. तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो फिर उनके रिसर्च से पता चला that 90% of the companies developed detailed strategic plans with much higher targets. तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने इतना डिटेल में स्ट्रैटेजी अपना बनाया था, still they were making losses. The question is, why is there such a persistent gap between ambition and performance? तो गैप अराइज होता है क्योंकि मोस्ट कंपनीज में डिस्कनेक्ट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के बीच में. रिसर्च से पता चला था that 95% of a company's employees are unaware of or they do not understand its strategy. तो जो एम्प्लॉयज है, जो कस्टमर से कांटेक्ट में है या फिर जो सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उन्हें ही स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता, तब वो अच्छे से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कैसे होगी. So with this, I'm going to discuss about the old strategy calendar in place. तो पहले जो स्ट्रैटेजी कैलेंडर कंपनीज यूज करती थी वो था कि एक सीईओ और उसकी एग्जीक्यूटिव टीम मिलकर एक स्ट्रैटेजिक विजन बनाएगी और अपना स्ट्रैटेजी अपडेट करती रहेगी. थोड़े टाइम बाद सिमिलर प्रोसेसेस टेक प्लेस एट द बिजनेस एंड फंक्शनल यूनिट्स. जो हम आगे पढ़ेंगे, पहले कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल यूनिट्स आते हैं. तो वो अपना फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और जब थर्ड क्वार्टर का एंड आएगा तब जो फाइनेंस फंक्शन है वो ले लेंगे बेटन को. वो फाइनलाइज करेंगे कॉर्पोरेट और यूनिट बजट्स को. और ईयर के एंड में जो एचआर फंक्शन है, जो एम्प्लॉइज का एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज, अप्रेजल्स, ये सब करती है, तो वो प्रोफेशनल गोल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपना इंप्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे. So throughout the year, meanwhile, different teams and units have engaged in performance reviews, corporate communication and knowledge sharing. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सब सुनने में अच्छा ही लग रहा है, सब इन्वॉल्व भी हो रहे थे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये है कि जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही आइसोलेशन में कैरी आउट हो रही है. कोई गाइडेंस नहीं है फ्रॉम द एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी. So this partition of responsibilities creates the gulf between an organization's strategy and its processes, systems and people. तो जो सर्वे कंडक्ट किया था उससे पता चला कि strategies of fully 67% of those organizations are not aligned with business units and corporate strategies. Nor do HR and IT departmental plans support corporate or business unit strategic initiatives. तो सीईओ का विजन कुछ और है और नीचे जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो एकदम ही अलग है. तो मैच ही नहीं होगा तो chaos हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो लॉस मेकिंग बन जाती है.
तो जो ओल्ड स्ट्रैटेजी कैलेंडर के ड्रॉबैक्स थे उससे फिर बना द न्यू स्ट्रैटेजी कैलेंडर। इसमें इंट्रोडक्शन हुआ एक 3 लेटर के वर्ड का, दैट इज OSM, ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। तो ये ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या करता है? सो दे विल बी एंगेज्ड ड्यूरिंग द ईयर the strategy cycle, which launches at the beginning of the second quarter when the OSM starts to plan strategy and update the enterprise scorecard. After the enterprise strategy meeting, the OSM starts the process of aligning the organization with the enterprise goals. तो जैसे हम देख रहे थे ओल्ड स्ट्रैटेजी कैलेंडर में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है, बिजनेस यूनिट्स है, उनके जो गोल्स थे और जो एंटरप्राइज के गोल्स थे उसमें काफी डिफरेंस था। तो यहाँ पे OSM का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि एंटरप्राइज की गोल्स के साथ हमेशा मैच करके रहना है, और फिर जब थर्ड क्वार्टर आएगा उसके एंड से पहले दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद फाइनेंस टू ब्रिंग यूनिट लेवल प्लान्स एंड बजट्स इन लाइन विद स्ट्रैटेजी, एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ क्वार्टर इट विल बी वर्किंग विद HR on aligning the competency development and incentives of employees with scorecard objectives. अभी जो कैलेंडर ड्रिवन प्रोसेसेस है जो चल रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस लर्निंग हो रही है, रिव्यूइंग एंड कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजी, मैनेजिंग इनिशिएटिव्स एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये तो था स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन कि कैसे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है जबकि वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रही है। यही कि फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन में जो डिफरेंस है और हर स्टेप में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। सो विद दैट वी मूव ऑन टू बिजनेस पॉलिसीज। तो बिजनेस पॉलिसी की जब बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द ओरिजिन। सो ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1911 जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट, और उसका मेन एम था जनरेशन एंड क्रिएशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अमंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जो कोर्स है वो बेस्ड था इंटरैक्टिव केस स्टडीज पे जो हमेशा से थे सिंस 1908, वो ऑलरेडी यूज किए जा रहे थे। However, the introduction of business policy in the curriculum of business schools or management institutions came much later. फिर 1969 में American Assembly of Collegiate Schools of Business, which is a regulatory body for business schools, made the course of business policy a mandatory requirement for the purpose of recognition of business schools or management institutions. तो ये कंपल्सरी हो गया था कि अगर आपको एक मैनेजमेंट स्कूल की तरह रिकॉग्नाइज होना है तब कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी कंपल्सरी होना चाहिए आपके पास। फिर कुछ डिकेड्स के बाद बिजनेस पॉलिसी एज अ कोर्स spread to different management institutions across different nations and became an integral part of management curriculum. So business policy क्या है? So it can be defined as the study of the functions and responsibilities of senior management, the crucial problems that affect success in the total enterprise, and the decisions that determine the direction of the organization and shape its future. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पॉलिसी इन बिजनेस में? तो वो एकदम पॉलिसी इन पब्लिक अफेयर्स की तरह है, which have to do with the choice of purposes, the molding of organization identity and character, the continuous definition of what needs to be done, and the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or adverse circumstance. तो बिजनेस पॉलिसी हमेशा एम्फसाइज करता है रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब हमने इतनी स्ट्रेटेजी की बात कर ली है तो चलिए मैनेजमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जाने से पहले ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप in an organization in charge of its affairs. तो मैनेजमेंट चीफ ऑर्गन होता है which is entrusted with the task of making the organization a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, materials and technology into a functioning whole.
तो जो सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो काफी हद तक डिपेंड करता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट का कंपेटेंस और कैरेक्टर कैसा है. Moving on to the next point, that is, it is used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization to attain its objectives. So ये function एक short form में बताऊं तो PODS Corp. I'll just note it down for you all. ये आपको याद करने में फिर easy रहेगा. PODS Corp. That is planning, organizing, directing, scheduling, controlling, reporting, and budgeting. PODS Corp. So the functions or sub-processes of management are wide-ranging, but वो closely interrelated होते हैं. They range all the way from determination of the goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity units, and installation of control systems to ensure that what is planned is achieved. So management is an influence process to make things happen, to gain command over phenomena, to induce and direct events and people in a particular manner. So ये जो influence है, it is backed by power, competence, knowledge and resources. Managers organizational goals बनाते हैं, values and strategies implement करते हैं, to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment. So with that, let us move on to the concept of strategy. तो अगर हम डिक्शनरी के डेफिनेशन से जाए तो strategy is something that has to do with war and ways to win over enemy. Battlefield strategy, war strategy. But business के context में ये ज़्यादा different भी नहीं है. So businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their mission and objective. अब जब हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी तो कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलिसी भी सेम चीज होती है स्ट्रैटेजी. दे आर क्वाइट इंटररिलेटेड बट फिर भी उसमें डिफरेंस है. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंसेस. पॉलिसी एक थॉट प्रोसेस है. इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू अ गिवन सर्कमस्टांस. और जो स्ट्रैटेजी पार्ट है वो एक्सप्लेन करता है एक्शन होगा क्या. पॉलिसी बताता है एक्शन क्या होना चाहिए और स्ट्रैटेजी बताता है होगा क्या. स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड. अब मैं एक एग्जांपल दूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो प्राइसेस को ड्रॉप नहीं करेंगे चाहे कंपटीशन आ जाए लेकिन वो प्राइसेस ड्रॉप नहीं करेंगे. और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कंपटीशन को फाइट करने के लिए विल गिव मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस, या फिर हम कुछ और फ्री भी दे देंगे, कोई और ऑफर दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री, या कुछ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, पर प्राइसेस हम कम नहीं करेंगे. तो इससे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो गए, कंपटीशन को भी कंपटीशन मिल गया. So the very injection of the idea of strategy into business organizations is intended to unravel complexity and to reduce uncertainty caused by changes in the environment. So the strategy है, it seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market position, conduct its operations, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objectives. तो अगर एक लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव रखे और एक क्रिटिकली एडवांटेजियस पोजीशन सिक्योर करे तो स्ट्रैटेजी की इंप्लीकेशंस तो ऑब्वियस है. So strategy is a long range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. That is what it wants to be, what it wants to do and where it wants to go. So now we move on to the concept of strategy, that is starting with the definition. It is a common thread among the organization's activities and product markets that defines the essential nature of business that the organization has or plan to be in future. या फिर a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure
that the basic objectives of the enterprise are achieved. तो ये बहुत ध्यान रखना है कि अच्छा हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी, अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज नॉट करेक्ट. Strategy is no substitute for sound, alert, and responsible management. It is consciously considered, and flexibility is very important. So it must be recognized that strategy can never be perfect, flawless, and optimal. ऐसा नहीं है कि there is a perfect strategy for every situation. ऐसा नहीं होता. It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressures, and avoid failures and frustrations. तो एक जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था, तब सिचुएशन अलग थी. आगे चल के वो चेंज हो सकती है क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर. तो एक साउंड स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमेशा कुछ जगह रखी हुई है. अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. तो अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो स्ट्रैटेजीज 3 लेवल पर फॉर्मुलेट होती है: कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शनल लेवल्स. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शनल लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं. तो जो कॉर्पोरेट लेवल है वो होते हैं टॉप मैनेजर्स, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स. वो ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन. किसी कंपनी को टेक ओवर करना है क्या, किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है क्या, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस यूनिट को डिवेस्टमेंट करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सारे प्रोजेक्ट्स पर वो ध्यान देते हैं. और ये जो है इनका ऑपरेशन एग्जीक्यूशन करते हैं डिविजनल और फंक्शनल लेवल्स पे. तो ये हो गया प्रोडक्ट लाइंस के बारे में, प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, क्वालिटी रेंजेस, प्राइसेस, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करेंगे, परचेज कहां से करेंगे, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वो सब. और जो अब आपकी स्क्रीन पे ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप मार्क कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. A company strategy is typically a blend of proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance, and reactions to unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. तो दूसरे शब्दों में बोले तो कंपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज करती है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज करती है. प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी प्लान्ड स्ट्रैटेजी होता है और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अडेप्टेटिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होता है. नाउ वील टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा दूर का सोच के, बीइंग फार साइटेड एंड विजनरी होके बनानी चाहिए. So a company should develop a strategy to meet competition and ensure long-term survival and growth of the organization. So the overall objectives of strategic management are twofold. To create competitive advantage. अब competitive advantage क्या होता है वो हम आगे के chapters में भी देखेंगे, but it is something unique and valued by the customer, so that the company can outperform the competitors in order to have dominance over the market. Second would be to guide the company successfully through all changes in the environment, that is to react in the right manner. Now, if I define the term strategic management, it refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments where deemed appropriate. The process does not end, it keeps going on in a cyclical manner. So it is a continuous process. ऐसा नहीं है कि अच्छा इस क्वार्टर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने कर लिया अब आगे नहीं करना है. वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है. Now there's a very famous quote by Charles Darwin from his evolution theory, that it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. इसी के साथ हम देखेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में. अब फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है सबसे बड़ी कंपनी या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी. उसका मतलब है
the companies who can change and adapt successfully to the changes in business environment. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 5 कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में डाले, बजाज मोटर्स, मर्फी रेडियोस, बीपीएल टेलीविजन सेट्स, नोकिया, कोडैक का कैमरा। अभी मैंने क्यों डाली है? तो ये कंपनीज है जो काफी अच्छा कर रही थी, but they became extinct because this did not manage drastic changes in the business environment. तो businesses हमेशा एक वॉर प्रिंसिपल फॉलो करती है, either win or lose. और एक बहुत ही कम नंबर ऑफ सिचुएशंस होते हैं जिसमें दोनों विन विन केसेस होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपना बना के रखना है in order to win. अब ये तभी हो सकता है if they follow the process of strategic management, that is strategic analysis, formulation and implementation, evaluation and control of strategies. Now we'll discuss about the importance of strategic management. तो देखिए मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया है, मेन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं. The first being giving a direction to the company to move ahead. So it helps define the goals and mission of the company. It helps management to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company. तो जैसे कि हम ओल्ड स्ट्रैटेजी कैलेंडर में देख रहे थे कि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो स्ट्रैटेजी के साथ, विजन के साथ मैच ही नहीं कर रहे थे. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने से वो इंश्योर होगा कि आप एकदम रियलिस्टिक टारगेट सेट करो. Next would be to help organizations to be proactive instead of reactive in shaping its future. So organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. ऐसा नहीं अच्छा ठीक है environment में कुछ changes चल रहे हैं, चलो चलने दो हम बाद में देखेंगे. आपको proactive बनना पड़ेगा, reactive नहीं. It helps them in working within vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its turbulence or uncertainties. Strategic management provides framework for all major decisions of an enterprise, such as decisions on businesses, products, markets, manufacturing facilities, investments and organizational structure. So एक बहुत ही crucial वो framework provide करता है, बहुत ही crucial point पे कि कंपनी क्या करना चाहती है, वो क्या कोशिश कर रही है अचीव करने का. Strategic management seeks to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various business opportunities. Organizations are able to identify the available opportunities and identify ways and means to reach them. Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps organizations to avoid costly mistakes in product market choice or investments. Moving on to the longevity of the business. So strategic management has to enhance it. With the state of competition and dynamic environment, it may be challenging to take a clear stand in the related industry and make sure that it is not just surviving on luck. Actions over expectations is what strategic management ensures. Finally, strategic management helps the organization to develop certain core competencies and competitive advantages that would facilitate and assist in its fight for survival and growth. अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है तो हर बाधा टल गई. हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी और हर टाइम कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा काम नहीं है. सो उसकी जो लिमिटेशंस है वो है कंपटीशन इज अनप्रिडिक्टेबल, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. तो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में कि एग्जैक्टली कैसे होगा एनवायरनमेंट फ्यूचर में, क्योंकि इट इज एवर चेंजिंग. So the organizational estimate about its future shape may awfully go wrong and jeopardize all strategic plans. Thus, relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent. अब मैं एक example दूंगी. German Motor Company, they bought a huge international car brand in recently to grow strategically and were quite confident of the synergy benefit they would get from the deal. लेकिन किसी को पता नहीं था, पैंडेमिक आ गया. And they had to shut down almost all automated businesses around the world. So strategy cannot overcome a turbulent environment. Strategy formulation and strategy management is a time-consuming process.
Organization spends a lot of time in preparing, communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business. तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग तो इंपॉर्टेंट है, बट उनको अगर हम ठीक तरीके से एक्शन में ला पाए तो वहां पर बिजनेस की सक्सेस होती है। तो जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हम पहले प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, आज हम इतना पढ़ेंगे, इतना कंप्लीट करेंगे, और आधा दिन उसी में चला जाता है। तो एकदम टाइम बाउंड मैनर में अच्छे से प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसे इंप्लीमेंट भी अच्छे से करना चाहिए। Strategic management is a costly process. It adds a lot of expenses to the organization. Expert strategic planners need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environments, devise strategies, and properly implement. Thus, the process as a whole requires a good amount of funds to be spent. तो अगर एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो देखें जहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिकली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करना कि सामने वाली कंपनी का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक एग्जांपल दूं तो बहुत डिफिकल्ट है टू गेज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दीज डिसीजंस रीटेकन विद इन क्लोज डोर्स बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब सामने वाली कंपनी भी अपना अच्छे से प्लान कर रही है, आप प्लान कर रहे हो तो वो भी प्लान कर सकते हैं। अब वो क्या प्लान कर रहे हैं उसे सोचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है। So this is one of the limitations of strategic management as well. Now we'll discuss about the strategic levels in organizations. अब एग्जाम्पल देते हैं पतंजलि का। उसके अंदर काफी यूनिट्स आते हैं, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑर्गेनिक फूड्स, मेडिसिनल ऑयल्स, हर्ब्स और बहुत सारे अलग बिजनेसेस भी आते हैं। तो उन सबकी सेपरेट डिविजन है पतंजलि के अंदर, which work within themselves to sustain each of these businesses. अब एफएमसीजी अपना अलग डिपार्टमेंट है, ऑयल्स और हर्ब्स अपना अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। तो जनरली 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल जिसमें आता है सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। फिर आता है बिजनेस लेवल जिसमें आता है डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ। फिर आता है फंक्शनल लेवल जिसमें आता है फंक्शनल मैनेजर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सब। Now, the overriding concern of the divisional managers is healthy growth of their divisions. They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resources and capital they have at their disposal. अब इन सब डिवीजन को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो ये जो एक थिंक योर सेल्फ क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल से ही है। इसमें एक मिस्टर लक्ष्मण है, who is the general manager of the toothpaste brand of one of the biggest FMCG companies. और ये जो टूथपेस्ट ब्रांड है ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कंपनी का। तो मिस्टर लक्ष्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टूथपेस्ट ब्रांड सक्सेसफुल हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और उनके अंडर एक टीम है 150 लोगों की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंस, सेल्स और साइंटिस्ट। तो वो पूरा टूथपेस्ट बिजनेस संभाल रहे हैं। अब इस टूथपेस्ट बिजनेस को बोलेंगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसके लिए मिस्टर लक्ष्मण और उनकी टीम रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। सो द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट जैसा हमने बोला था, उसमें सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ आते हैं। दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है to oversee the development of strategies for the whole organization. This role includes defining the mission and goals of the organization, determining what businesses it should be in, allocating resources among the different businesses, formulating and implementing strategies, and providing leadership for the organization as a whole. अब एग्जाम्पल दूं गोदरेज का, जिसमें वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस है, सोप्स, इंसेक्टिसाइड्स, एडिबल ऑयल, फर्नीचर, आईटी, रियल एस्टेट, और जो मेन स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनके ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आदि गोदरेज का है। He is responsible for setting overall strategic objectives, allocating resources among the different business areas, deciding whether the firm should divest itself of any of its businesses, etc. तो मतलब ये मिस्टर आदि गोदरेज के ऊपर है कि उन्हें कैसे स्ट्रैटेजीज डेवलप करने हैं जो हर बिजनेस की तरफ स्पैन करें।
एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना है ऑफ बिजनेसेस टू मैक्सिमाइज द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। अब इन सब स्ट्रैटेजी का डेवलपमेंट बिजनेस मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So they provide a link between the people who oversee the strategic development of a firm and those who own it, that is the shareholders. तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है वो शेयर होल्डर के वेलफेयर के गार्जियन है। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी आर कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। और अगर ये नहीं हुआ then CEO will be held responsible. So जैसे हमने अभी देखा था, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज a self-contained division जिसके खुद के functions है that provides a product or service for a particular market. The strategic role of these managers is to translate the general statements of direction and intent that come from the corporate level into concrete strategies for individual businesses. तो एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं तो जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है वो पूरे कंपनी, उसमें काफी यूनिट्स है, वो सबके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स है उन्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस यूनिट की परवाह है, तो वो देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज बनी है उसके लिए उनके लिए कौन सा रेलिवेंट है। अब जो रेलिवेंट होगा वो उसे ट्रांसलेट करके अपने बिजनेस यूनिट में अप्लाई कर देंगे। फिर आते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। They provide most of the information that makes it possible for business and corporate level general managers to formulate realistic and attainable strategies. क्यों? Because they are the closest to the customer. Functional managers सबसे ज्यादा पास होते हैं कस्टमर के, बिजनेस मैनेजर से भी और कॉर्पोरेट मैनेजर से भी ज्यादा। तो उन्हें पता है कस्टमर्स को क्या चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। So they have a great responsibility for managers at the operational level of strategy implementation, that is the execution of corporate and business level plans. तो proper execution functional level managers की responsibility है। Now we'll talk about strategic management in government and not for profit organizations. तो organizations को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो है जिनका मेन एम प्रॉफिट मेकिंग है, और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो है जो सोशल, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए फॉर्म होते हैं, और उनका मेन एम होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स, बेनिफिशियरीज और पब्लिक एट लार्ज। A non-commercial organization comes to existence to meet the needs not met by the commercial organizations. These organizations may not have owners in true sense. काफी examples है, ICAI है, Institute of Chartered Accountants of India, HelpAge, Child Relief and You. So ये सब non-profit making organizations है. So the strategic management process is being used effectively by countless non-profit governmental organizations. Many non-profit and governmental organizations outperform private firms and corporations, ये बहुत important है, on the basis of innovation, motivation, productivity and human relations. So compared to for-profit firms, non-profit and governmental organizations often function as a monopoly, produce a product or service that offers little or no measurability of performance, and are totally dependent on outside financing. They thus face a challenge in getting the right amount of funds to keep functioning because the profits are not the motive. Especially for these organizations, strategic management provides an excellent vehicle for developing and justifying requests for financial support. तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब प्रॉफिट उनका मेन है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट्स लाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन प्लेस है, so they can justify the request for financial support. So now we talk about strategic management in different areas, starting with education institutions. So the significant change in the competitive climate has taken place in the educational environment. They are adopting different strategies for attracting the best students. So academic institutions ने partnership कर ली है industries के साथ in order to deliver education to make graduates more employable. The education delivery system has also undergone considerable changes with the introduction of computers and internet technologies. तो एक example है, आप सामने लोगो भी देख सकते हो, the first all internet law school, that is Concord University School of Law. तो वो बोस्ट करते हैं कि उनके पास
200 से ज्यादा स्टूडेंट है who can access lectures anytime, any place, ask doubts to the teachers. So online college degrees बहुत common होती जा रही है and they pose a threat to traditional colleges and universities. Thus, finding the right strategy to sustain the changes is what these educational institutions are working on. Moving on to medical organizations. तो जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं वो कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं, नई स्ट्रैटेजीज निकाल रहे हैं क्योंकि डायग्नोसिस बहुत एडवांस हो चुकी है, क्रॉनिक डिजीजेस की ट्रीटमेंट आने लग गए और उनका जो अर्लियर मिशन था वो अब कम हो रहा है, नए मिशन आ रहे हैं. They are beginning to bring services to the patient as much as bringing the patient to the hospital. Pathological laboratories have started collecting door-to-door samples. Chronic care will require day treatment facilities, electronic monitoring at home, user-friendly ambulatory services, decentralized service networks, and laboratory testing. तो अगर हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी को फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें जरूरत है renewed and deepened collaboration with physicians who are central to hospitals' well-being and a reallocation of resources from acute to chronic care in home and community settings. तो कुछ हॉस्पिटल्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज जो हम आगे के लेसन्स में देखेंगे उससे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विस एक्वायर करना, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज. तो ये जो होल स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर है वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. तो अगर इसका जानना है कि कितना बड़ा चेंज हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं एक डिवाइस है जो इंटेल ने निकाला है. So they began offering a new secure medical service whereby doctors and patients can conduct sensitive business on the internet, such as sharing results of medical tests and prescribing medicine. तो जो most successful hospital strategies आज के टाइम में है वो है providing freestanding outpatient surgery centers, outpatient surgery and diagnostic centers, physical rehabilitation centers, home health services, cardiac rehabilitation centers, preferred provider services, industrial medicine services, women's medicine services, skilled nursing units, and psychiatric services. Now let us talk about governmental agencies and departments. Central, state, municipal agencies, public sector units, departments are responsible for formulating, implementing, and evaluating strategies that use taxpayers' money in the most cost-effective way to provide services and programs. So strategic management के जो concepts है वो बहुत तेजी से यूज होते जा रहे हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में ताकि वो बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज निकाल पाए. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें. Strategists in governmental organizations operate with less strategic autonomy than their counterparts in private firms. Public enterprises generally cannot diversify into unrelated businesses or merge with other firms. Governmental strategists usually enjoy little freedom in altering the organization's missions or redirecting objectives. Legislators and politicians often have direct or indirect control over major decisions and resources. Strategic issues get discussed and debated in the media and legislatures. Issues become politicized, resulting in fewer strategic choice alternatives. But in governmental agencies and departments, they are finding that their employees get excited about the opportunity to participate in the strategic management process and thereby have an effect on the organization's mission, objectives, strategies, and policies. In addition, government agencies are using a strategic management approach to develop and substantiate formal requests for additional funding. So with the increased competition, we can see the management of business organizations has acquired strategic dimension. With that, we come to the end of the first chapter of paper 7B, that is strategic management. It was an introductory chapter and this is a very wonderful, practical, beautiful subject which has a lot of applications in real life. So if you like this video, then don't forget to share it with your friends क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. It takes a lot of hard work to create content for all of you. Researching on the topics, finding the right examples and views. So if you like this video, then don't forget to subscribe, like, share and comment your valuable suggestions and feedbacks. It will help me keep motivated to create more videos for all of you. Thank you for watching. Bye.